India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मसले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं के उच्च स्थान पर दिया जोर। कहा, पितृसत्ता की अवधारणा भारत के लिए विदेशी है। मंदिर प्रवेश में जातिगत भेदभाव हो सकता है, लिंग भेदभाव नहीं। धार्मिक संस्थाओं की परंपराओं का हो सम्मान। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी से खाली सीट पर छात्र के नीट यूजी एडमिशन को सही ठहराया। कहा, मेडिकल सीट राष्ट्रीय संसाधन है, बर्बाद नहीं किया जा सकता। धोखाधड़ी से खाली हुई सीट अगले उम्मीदवार को दें। केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र से ट्रांसजेंडर कानून पर स्पष्टीकरण मांगा। जेंडर सर्जरी और हार्मोन थेरेपी पर रोक की मांगी जानकारी। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र धारकों की स्थिति पर अस्पष्टता पर भी की चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने सर्जन के खिलाफ मेडिकल लापरवाही का केस किया रद्द। कहा, सर्जन की होता है सबसे अच्छा जज, वो सही जानता है कौन सा प्रोसीजर अपनाना है। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट में चल रही सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मंगलवार को ये तर्क दिया कि भारतीय समाज महिलाओं को केवल समानता ही नहीं देता, बल्कि उन्हें उच्च स्थान पर भी स्थापित करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 9 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष ये दलील रखी, जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर विचार कर रही है। ये मामला विशेष रूप से सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा है, खासकर उस परंपरा को लेकर जिसमें मासिक धर्म आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक रही है। इस संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल ने ये सवाल उठाया कि महिलाओं के प्रवेश की मांग करने वाले पक्ष अपने तर्कों में पितृसत्ता की अवधारणा क्यों ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विचार भारत जैसे देश के लिए विदेशी है। उन्होंने अदालत में कहा, भारत में महिलाओं को हमेशा समानता ही नहीं बल्कि एक ऊंचे स्थान पर रखा गया है। हाल ही के वर्षों में पितृसत्तात्मक समाज और जेंडर स्टीरियोटाइप जैसे विचारों की चर्चा होने लगी है, लेकिन भारतीय समाज में ये परंपरा कभी नहीं रही। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले के कानून और न्यायिक फैसले जो मंदिरों में प्रवेश को लेकर गैर भेदभाव की बात करते थे, उनका संबंध जाति आधारित भेदभाव से था, न कि लिंग से। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में एक नई न्यायिक प्रवृत्ति विकसित हुई है, जिसमें हर संवैधानिक प्रावधान को जेंडर के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 पहले से ही सभी को समानता और भेदभाव से संरक्षण देते हैं, चाहे वो किसी भी लिंग के हों। पहले के कानूनों का उद्देश्य अस्पृश्यता को खत्म करना और सभी वर्गों को सार्वजनिक धार्मिक स्थलों तक पहुंच सुनिश्चित करना था। सॉलिसिटर जनरल ने 2018 के सबरीमाला फैसले में की गई उस टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें महिलाओं के प्रवेश पर रोक को अस्पृश्यता के समान माना गया था। इस पर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, जो इस पीठ के एकमात्र महिला न्यायाधीश हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि एक महिला के रूप में वो कह सकती हैं कि हर महीने 3 दिनों तक किसी महिला को अस्पृश्य नहीं माना जा सकता और चौथे दिन यह स्थिति समाप्त हो जाए। ये वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है, इस तरह आंशिक रूप से लागू नहीं हो सकता। मेहता ये भी कहा कि विभिन्न धार्मिक संस्थाओं की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के एक उम्मीदवार के एडमिशन को सही ठहराया, जिसकी सीट धोखाधड़ी के कारण खाली हुई थी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल सीट राष्ट्रीय संसाधन है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की बेंच ने नेशनल मेडिकल काउंसिल की अपील खारिज की और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जब कोई सीट धोखाधड़ी के कारण खाली होती है तो अधिकारियों का ये फर्ज है कि उसे मेरिट लिस्ट में अगले योग्य उम्मीदवार को दें। प्रशासनिक निष्क्रियता या सुस्ती के कारण किसी सीट को बर्बाद होने देना नीट यूजी परीक्षा के मूल उद्देश्य को ही खत्म करना है, जिसका मकसद सरकारी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना था। ये मामला 2022 की नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें पहले नंबर के प्रतिवादी ने सामान्य श्रेणी में 508 अंक हासिल किए। काउंसलिंग के दूसरे दौर के दौरान 2 उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया गया, लेकिन बाद में उनके एडमिशन रद्द कर दिए गए जब पता चला कि उन्होंने जाली स्कोर कार्ड जमा किए। इसके चलते इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें खाली हो गई। मेरिट लिस्ट में अगला उम्मीदवार होने के बावजूद इस प्रतिवाद को एडमिशन नहीं दिया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने 17 जनवरी 2013 को एनएमसी को खाली सीटों के बारे में तुरंत जानकारी दे दी थी, लेकिन एनएमसी ने जून 2023 में ही जवाब दिया और इस आधार पर अनुमति देने से मना कर दिया कि एडमिशन की आखिरी तारीख बीत चुकी थी। एनएमसी के इस फैसले से दुखी होकर उम्मीदवार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसने उसे राहत दी। इसके बाद एनएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने ऊपर बताए गए सभी तथ्यों और परिस्थितियों का सही ढंग से विश्लेषण किया और पाया कि यूनिवर्सिटी और एनएमसी दोनों ही चुप रहे और उन सीटों को खाली रहने दिया। हम हाई कोर्ट द्वारा दिए गए उस निर्देश में बदलाव करते हैं, जिसमें 2023-2024 के बजाय 2026-2027 वर्ष के लिए एडमिशन देने की बात कही गई। साथ ही हम हाई कोर्ट द्वारा निर्देशित अन्य नियमों और शर्तों में कोई दखल नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीडियाट्रिक सर्जन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसने 1.5 साल के एक बच्चे का संवेदनशील ऑपरेशन किया था। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि इस प्रोसीजर के लिए उनकी सहमति नहीं ली गई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि सर्जन के आर्किटेक्टोमी करने के फैसले में कोई गलती नहीं पाई गई। कोर्ट ने कहा कि किसी मरीज का ऑपरेशन करने वाला सर्जन ही सबसे अच्छा जज होता है कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर सबसे सही रहेगा, खासकर तब जब उसे मेडिकल बोर्ड की राय का समर्थन प्राप्त हो। मेडिकल बोर्ड ने भविष्य में कैंसर की संभावनाओं को खत्म करने के लिए आर्किटेक्टोमी को एक विकल्प के तौर पर सही ठहराया था। सर्जन ने दलील दी कि सहमति पत्र में 2 प्रोसीजर में से किसी एक को चुनने का विकल्प मौजूद था। सहमति पत्र में दोनों विकल्पों का उल्लेख एक स्लैश लगाकर किया गया था, जिसका अर्थ है कि दूसरी सर्जरी के उपलब्ध विकल्पों में से एक थी। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की राय में अपनाया गया प्रोसीजर उचित था और सर्जन पर किसी भी तरह की दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया। सहमति पत्र की जांच करने पर पता चलता है कि ये सही क्रम में था और कोई सहमति प्राप्त ही नहीं की गई थी। परिणाम स्वरूप अपील स्वीकार की गई और लंबित कार्यवाही रद्द की गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी दरगाह के सज्जादानशीन और वक्फ के मुतवल्ली का पद एक समान नहीं होता। अदालत ने कहा कि सज्जादानशीन मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक प्रमुख होता है, जबकि मुतवल्ली की भूमिका प्रशासनिक और प्रबंधकीय होती है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कर्नाटक में एक दरगाह के सज्जादानशीन के उत्तराधिकारी से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि हालांकि सज्जादानशीन को नियुक्त किया जाए तो वो मुतवल्ली के कार्य भी कर सकता है, लेकिन एक मुतवल्ली को सज्जादानशीन का धार्मिक पद नहीं दिया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सज्जादानशीन की नियुक्ति एक धार्मिक विषय है, जबकि मुतवल्ली का कार्य केवल वक्फ संपत्ति का प्रबंधन और प्रशासन तय सीमित रहता है। ये मामला कर्नाटक के चन्नपटना स्थित हजरत अखिल शाह कादरी दरगाह में सज्जादानशीन के उत्तराधिकारी से संबंधित था।
प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि यह मामला सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि संपत्ति वक्फ के रूप में अधिसूचित है और इसे वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा देखा जाना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द करते हुए कहा था कि सज्जादानशीन की नियुक्ति का अधिकार वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को गलत ठहराया और कहा कि ये विवाद सच्चादानशीन की नियुक्ति से संबंधित है, न कि मुतवल्ली के पद से, इसलिए सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता। अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक पदों का उत्तराधिकार सामान्यतः परंपराओं, प्रथाओं या वर्तमान पदाधिकारी द्वारा नामांकन के आधार पर तय होता है। मुस्लिम धार्मिक संस्थानों के संदर्भ में सज्जादानशीन और मुतवल्ली दोनों पदों का उत्तराधिकार संस्थान की परंपराओं के अनुसार तय किया जा सकता है, जिसमें पूर्व पदाधिकारी द्वारा नामांकन भी शामिल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज किसी व्यक्ति को सज्जादानशीन जैसे आध्यात्मिक पद का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस मामले में कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न नहीं बनता। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर कुंवर इंद्रपाल सिंह। कुंवर इंद्रपाल सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर साझा कीजिए। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले पर, जिसका नाम है सईद मोहम्मद घूस पाशा कादरी वर्सेस सईद मोहम्मद आदिल पाशा कादरी 2026। इस महत्वपूर्ण केस में ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस विपुल M पंचोली की बेंच ने सज्जादानशीन और मुतावली के बीच का कानूनी अंतर पूरी तरह स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा है कि सज्जादानशीन एक स्पिरिचुअल हेड होता है जो इलेक्ट होता है सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं और नॉमिनेशन से, जबकि मुतावली का पद एक सेकुलर और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है जो सिर्फ वक्फ एक्ट के तहत प्रॉपर्टी का प्रबंधन संभालता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पुराने ऑर्डर को पलटते हुए तय किया कि सज्जादानशीन के सक्सेशन का विवाद सिविल कोर्ट सुन सकता है। कोर्ट के मुताबिक ये एक धार्मिक पद का सवाल है, इसीलिए इसे सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही सीमित नहीं रखा जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे डॉक्यूमेंट्स से कोई स्पिरिचुअल गद्दी नहीं मिल सकती। इसके लिए खिलाफतनामा या वैलिड नॉमिनेशन का होना जरूरी है। ये फैसला देश भर की दरगाहों के पारंपरिक हकों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रपाल सिंह जी। केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये स्पष्ट करने को कहा कि क्या हाल ही में पारित ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स संशोधन विधेयक 2026 के तहत जेंडर सर्जरी और हार्मोन थेरेपी पर रोक लगा दी गई है या नहीं। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी श्री कुमार से विशेष रूप से ये जानना चाहा कि इस नए कानून का हार्मोन थेरेपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न तब उठा जब 2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि अस्पताल ने संशोधित कानून का हवाला देकर उनकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रोक दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरुंधति कटजू ने अदालत को बताया कि ये इलाज उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन संशोधन के कारण इसे बंद कर दिया गया है। अदालत ने इस पर केंद्र से पूछा कि क्या वास्तव में नए कानून के तहत ऐसे उपचारों पर रोक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति पहले से ही जेंडर परिवर्तन की प्रक्रिया में है, उन्हें व्यक्तिगत राहत दी जा सकती है, भले ही कानून पर रोक लगे। इस पर ASG ने जवाब दिया कि ये कानून की गलती नहीं बल्कि एक व्यावहारिक समस्या है जिसे अलग तरीके से हल किया जाना चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश लाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की। याचिकाओं में से एक ट्रांस वुमेन द्वारा दायर की गई है, जिसमें 2026 के संशोधन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि यह संशोधन 2019 के कानून में बड़े बदलाव करता है और सुप्रीम कोर्ट के नलसा 2014 में फैसले के सिद्धांतों के विपरीत है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके पास पहले से ट्रांसजेंडर पहचान पत्र है और उसने अपने पैन कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड में अपना नाम और जेंडर बदलवा लिया था।
अब नए कानून के कारण उसकी पहचान ही संदेह में पड़ गई है और उसके दस्तावेजों की वैधता भी प्रभावित हो सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि मेडिकल प्रमाणन की अनिवार्यता निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे उसके परिवार ने उसकी जेंडर पहचान के कारण छोड़ दिया था और अब नए कानून के कारण ऐसे लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस कानून के चलते समुदाय में मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसे विचार बढ़ रहे हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से कैसे प्रभावित हुई हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि नई परिभाषा के कारण वो अब ट्रांसजेंडर की श्रेणी में नहीं आती, जबकि पहले आती थी। इस वजह से उसकी चल रही थेरेपी भी रोक दी गई है, जो उसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसानदायक है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और तमिलनाडु के चुनावी अधिकारियों से जवाब मांगा। इस याचिका में ये मांग की गई है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से केवल वही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हों। ये मामला अर्जुन संपंत बनाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में अदालत के समक्ष आया। मुख्य न्यायाधीश ऐसे धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति अरुल मुरुगन की पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता निरंजन राजगोपालन को नोटिस स्वीकार करने और निर्देश प्राप्त करने की अनुमति दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को 2 दिन बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका में मांगी गई राहत के व्यावहारिक क्रियान्वयन को लेकर गंभीर चिंता जताई। विशेष रूप से अदालत ने सवाल उठाया कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर किसी उम्मीदवार के धर्म की पुष्टि कैसे करेंगे। पीठ ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर आमतौर पर उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र और शपथ पत्र के आधार पर ही निर्णय लेते हैं। उम्मीदवार नामांकन भरते समय अपनी जाति और स्थिति का विवरण देते हैं, जिसे प्रमाण पत्रों के जरिए दर्शाया जाता है। अदालत ने यह भी पूछा कि चुनाव अधिकारी इन दस्तावेजों से आगे जाकर किसी के धार्मिक पहचान की जांच कैसे कर सकते हैं, आप इसे कैसे जांचेंगे। पीठ ने सवाल किया। अदालत ने यह भी इंगित किया कि इस धर्म परिवर्तन या दोबारा धर्म ग्रहण जैसे मामलों में साक्ष्य और न्यायिक जांच की आवश्यकता हो सकती है, जो चुनाव अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 229 उपधारा बी का भी उल्लेख किया, जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद न्यायालयों के हस्तक्षेप को सीमित करता है। ये याचिका हिंदू मुनानी के नेता अर्जुन संपंत द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसरों को निर्देश दिया जाए कि वे नामांकन पत्रों की सख्ती से जांच करें जो उम्मीदवार पात्र नहीं है, उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही अयोग्य घोषित कर दें। अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने लगभग 20 वर्षों बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए 4 व्यक्तियों को डकैती की तैयारी के आरोप से बरी कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट द्वारा वर्ष 2005 में सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया गया। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की उस मूलभूत आवश्यकता को ठीक से नहीं समझा, जिसके अनुसार डकैती के अपराध के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की संलिप्तता आवश्यक होती है। इस मामले में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपित व्यक्तियों के साथ 5वां व्यक्ति वास्तव में मौजूद था या उसकी कोई स्पष्ट पहचान थी। न्यायालय ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि जिस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा, उसे न तो पुलिस स्टेशन की डायरी में दर्ज किया गया था और न ही किसी पुलिस अधिकारी की व्यक्तिगत डायरी में। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी त्रुटि है जो पूरे मामले की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इसके अलावा जिस मुखबिर ने ये सूचना दी थी, उसकी पृष्ठभूमि या संभावित दुश्मनी की भी जांच नहीं की गई, जबकि ये जानना आवश्यक था कि कहीं वो आरोपियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण सूचना तो नहीं दे रहा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गीता गोपी ने की और अपने विस्तृत 91 पृष्ठों के निर्णय में कई गंभीर खामियों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर प्राथमिकी पहले दर्ज नहीं की जा सकती थी तो कम से कम पुलिस टीम के प्रमुख को प्राप्त सूचना को स्टेशन डायरी में दर्ज करना चाहिए था। साथ ही छापा मारने वाली टीम के गठन, उसके सदस्यों के नाम और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जानकारी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, जो एक गंभीर लापरवाही है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले की सबसे चिंताजनक बात यह है
कि जांच उस अधिकारी द्वारा की गई जो छापा मारने वाली टीम के प्रमुख के अधीन था। इससे जांच की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठता है। कानून पुलिस को असीमित अधिकार नहीं देता कि वो बिना उचित प्रक्रिया के किसी को भी गिरफ्तार कर ले। पुलिस को ये भी सिद्ध करना आवश्यक होता है कि उसकी कार्रवाई निष्पक्ष, स्वतंत्र और कानून के अनुरूप थी। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि पासपोर्ट और नागरिकता में क्या कानूनी रिश्ता है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सिटीजनशिप सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं होती। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप बर्थ, रिसेंट रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या टेरिटरी के बेसिस पर डिसाइड होती है। पासपोर्ट, जो पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के अंडर इशू होता है, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और सिर्फ प्राइमा फेसाई आइडेंटिटी प्रूफ देता है, फाइनल प्रूफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद आयूब खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में क्लियर किया है कि पासपोर्ट होना ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप प्रूफ नहीं करता, स्पेशली जब डिस्प्यूट हो। अथॉरिटीज एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल रिकॉर्ड या एनआरसी डेटा भी डिमांड कर सकते हैं। रिसेंट कंट्रोवर्सी में हिमांता विश्वा शर्मा ने इंडियन कांग्रेस के एलिगेशन को रिजेक्ट किया, जहां उनकी वाइफ के मल्टीपल पासपोर्ट और फॉरेन एसेट का क्लेम था। लॉ के हिसाब से मल्टीपल पासपोर्ट रखना इलीगल है, लेकिन मेन फोकस ड्यू प्रोसेस के थ्रू वेरिफिकेशन पर होता है, ना कि सिर्फ पासपोर्ट पोजीशन पर। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.